हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों की नीट 2026 की प्रिपरेशन कराने के लिए मैं लेकर आई हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सेशन का पार्ट 8। हम टूवर्ड्स एंड आ चुके हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ म्यूटेशन वाला टॉपिक। आज हम म्यूटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस नहीं पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस के बाद वाला जो टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, उसके कुछ एग्जांपल्स आज पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक म्यूटेशन वाला टॉपिक डिटेल में कवर करने वाले हैं, पेडिग्री एनालिसिस सबसे लास्ट में करेंगे। ये वाला टॉपिक सबसे लास्ट में करेंगे। हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के भी दो एग्जांपल हम देखेंगे आज, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया वाला एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और अगर टाइम मिला तो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी देखेंगे, अदरवाइज ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। तो अब ऐसे लेवल के क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे लेवल के क्वेश्चंस ही आपको नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैंने क्वेश्चंस कौन से दिए थे देख लेते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2 और होमवर्क नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चलो क्रॉस करते हैं। आपको क्या पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दो पेरेंट्स दिए हैं, उनके खाली आपको प्रोजेनी बतानी है। तो फर्स्ट वाली प्रोजेनी क्या होगी, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, ये दो ऑप्शंस करेक्ट जा रहे हैं, बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। हम एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अब सेकंड प्रोजेनी देखो, स्मॉल एच कैपिटल एच, मतलब यहाँ फिर से मुझे कैपिटल एच स्मॉल एच मिल रहा है। हमेशा कैपिटल वाला अलील पहले आना चाहिए, ये नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ स्मॉल एच पहले लिख दिया है। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। आप बाकी के ऑप्शंस भी क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम बचाना है और स्टार्टिंग के दो आंसर्स आपको मिल चुके हैं तो आपको आगे के आंसर्स क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलो एक और ऑप्शन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। अब ये वाला वाई क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम आएगा और ये किसके साथ क्रॉस कर रहा है, एक्स रेज टू एच के साथ क्रॉस कर रहा है। तो हम हमेशा एक्स पहले लिख रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर भी मैंने एक्स पहले लिखा। और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स कैपिटल एच वाई। देखो सारे ऑफस्प्रिंग सेम आए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीट 2017 का है। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन। आपको दो पेरेंट्स दिए हैं, हस्बैंड वाइफ, दोनों के अलग अलग जीनोटाइप्स दिए हैं। अब इनके बच्चों के क्या क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप हो सकते हैं, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पर हम हस्बैंड का जीनोटाइप लिखेंगे। हस्बैंड का जीनोटाइप है कैपिटल आई ए बी, ठीक है। और वाइफ का जीनोटाइप है आई रेज टू ए एंड स्मॉल आई। अब इसका हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। यस एवरीबडी अग्रीड, ठीक है। मैंने ये हस्बैंड का लिखा, ये वाइफ का लिखा। अब चलो इसका क्रॉस करो। यहाँ पर आएगा कैपिटल ए, यहाँ पर आएगा कैपिटल बी, यहाँ पर आएगा कैपिटल ए स्मॉल आई और यहाँ पर आएगा कैपिटल बी स्मॉल आई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दिखने में ये ब्लड ग्रुप ए है, मतलब इसका जीनोटाइप इज ए ब्लड ग्रुप, और दोनों जीन्स इसके पास ए वाले हैं और फिनोटाइप भी इसका ए ब्लड ग्रुप है, मतलब इसका जीनोटाइप भी ए है और इसका फिनोटाइप भी ए है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका जीनोटाइप कैसा है, ए बी, और दिखने में भी इसका फिनोटाइप कैसा है, ए बी। अब यहाँ पर दिखने में ये ब्लड ग्रुप ए है, दिखने में ये ब्लड ग्रुप कैसा है, इसका फिनोटाइप कैरेक्टर कैसा है, ए, मतलब ये और ये सेम है, फिनोटाइप कैरेक्टर इज सेम। लेकिन इसका जीनोटाइप हाइब्रिड है, यानी इसके पास एक ही अलील है और एक स्मॉल अलील है, तो ये हाइब्रिड है। तो हम जीनोटाइप कैसे काउंट करते हैं, आपको कितने वैरायटी के जीनोटाइप मिल रहे हैं। देखो ये वाला ब्लड ग्रुप भी ए है, ये वाला ब्लड ग्रुप भी ए है, तो फिनोटाइप अगर मैं बात करूं तो फिनोटाइप में मुझे ए ब्लड ग्रुप मिल रहा है, मुझे ए बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है और मुझे बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है। दिखने में मुझे 3 अलग अलग ब्लड ग्रुप्स मिल रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ये मेरा बी ब्लड ग्रुप है, ये मेरा ए बी ब्लड ग्रुप है। तो फिनोटाइप मुझे 3 टाइप की मिल रही है। फिनोटाइप्स कितने टाइप के मिल रहे हैं मुझे, 3 टाइप्स के मिल रहे हैं। और अगर मैं इसके जीनोटाइप की बात करूं
तो देखो ए ब्लड ग्रुप के लिए मुझे दो अलग अलग जीनोटाइप मिल रहा है, एक प्योर जीनोटाइप, एक हाइब्रिड जीनोटाइप। तो मुझे ए ब्लड ग्रुप के दो जीनोटाइप्स मिले हैं। ए बी ब्लड ग्रुप का मेरे पास एक जीनोटाइप है और बी ब्लड ग्रुप का भी मेरे पास सिर्फ एक ही जीनोटाइप है। तो काउंट करो, यहाँ पर फिनोटाइप मुझे कितने मिले हैं, एक, दो, तीन। यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिला है, तो सिर्फ तीन टाइप के ब्लड ग्रुप मिले हैं, तो फिनोटाइप की वैल्यू आएगी 3। और यहाँ पर जीनोटाइप कितने टाइप के मिले हैं, ये एक जीनोटाइप है, एकदम हटके है, ये एक जीनोटाइप है टोटली डिफरेंट, ये एक जीनोटाइप है टोटली डिफरेंट, और ये एक जीनोटाइप है टोटली डिफरेंट। मुझे चार अलग अलग जीनोटाइप्स देखने मिले हैं, तो फिनोटाइप का आंसर आएगा 3 और जीनोटाइप का आंसर आएगा 4। तो इस क्वेश्चन में से राइट आंसर क्या आएगा, 3 फिनोटाइप एंड 4 जीनोटाइप्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन है करेक्ट, मतलब दिस आंसर इज द करेक्ट मैच फॉर दिस क्वेश्चन। यस, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंकेज, ये टर्म हमको सबसे पहली दफा किसने दिया था, ग्रिगोर जोहन मेंडल ने लिंकेज वर्ड नहीं दिया था, इन्होंने फैक्टर वर्ड दिया था। वॉल्टर सटल ने हमें क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बताया था। ओके, सो लिंक, और थियोडोर बोवेरी ने भी वॉल्टर सटन के साथ ही काम किया था। तो लिंकेज ये वर्ड हमको किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। एनिमल्स में एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स करके थॉमस हंट मॉर्गन ने हमें लिंकेज और सेक्स रिकॉम्बिनेशन, ये दो कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, नीट 2015 का क्वेश्चन है, लिंकेज ये टर्म दिया गया था थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा। इज दिस क्लियर एवरीबडी? तो ये 3 क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए थे, आई होप आपने इनके आंसर कमेंट किए होंगे। अगर नहीं भी किए थे, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी था, कंफ्यूजन भी था, तो आई होप अब वो क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, देखो अचानक से रातों रात आपके डीएनए सीक्वेंस में या आपके क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन सोच समझ के नहीं होता है, म्यूटेशन ना रैंडम होता है, अचानक से, सडन। ओके, आप प्लानिंग करके भी म्यूटेशन कर सकते हो, लेकिन नेचर में म्यूटेशंस प्लान करके नहीं होते हैं, ये अचानक से हो जाते हैं। इट कैन बी ड्यू टू एनवायरमेंट, इट कैन बी ड्यू टू केमिकल एक्सपोजर, किसी भी रीजन के वजह से। तो ये जो म्यूटेशन वाला फंडा है, ये एक ऐसी चीज है जो अचानक से होती है। इट इज वेरी सडन, इट इज वेरी रैंडम, इट इज वेरी अचानक, और इसका ना कोई लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में ये म्यूटेशन हो सकता है, इट इज दैट सडन। तो अभी म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट स्टडी किसने किया था, आप इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे। म्यूटेशन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टडी किसने किया था, ये स्टडी किया था ह्यूगो डी व्रीज नामक साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट ने ये टॉपिक स्टडी किया था, ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने 1901 में ये टॉपिक स्टडी किया था और इन्होंने ही हमें ये टर्म दिया था, इन्होंने भी ये टर्म दिया था म्यूटेशन, इन्होंने ये वर्ड दिया था म्यूटेशन। इन्होंने कौन से प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था, इवनिंग प्राइम रोज। इन्होंने एक इवनिंग प्राइम रोज वाला प्लांट लिया था, उस प्लांट का नाम था ओइनोथेरा लेमार्कियाना। उस प्लांट में इन्होंने स्टडी किया कि कैसे इनको अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और इन्होंने ऐसा भी बोल दिया था कि म्यूटेशन के वजह से ही वेरिएशन होता है, म्यूटेशन के वजह से इवोल्यूशन होता है। लेकिन बाद में पता चला ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जब तक आप कोई चीज करोगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट हमको ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। सो व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन इज बेसिकली, म्यूटेशन का अगर हम डेफिनेशन बोले तो म्यूटेशन क्या होता है, ये आप चैप्टर नंबर 5 में ना बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, बट म्यूटेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, म्यूटेशन कैन बी डिफाइंड एज सडन, रैंडम, डायरेक्शनलेस, large changes which can be inherited। मतलब हमारे डीएनए में होने वाले सडन चेंजेस, हमारे डीएनए में होने वाले सडन चेंजेस, जो कि बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये अचानक से होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, और इनके वजह से हमें ये न्यू कैरेक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग्स में देखने मिलते हैं, यानी प्रोजेनी में देखने मिलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं म्यूटेशंस के टाइप की बात करूं कि कितने टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, अगर हम म्यूटेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करें,
टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो आप लोग बताओ मुझे कितने टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। अगर मैं म्यूटेशंस की टाइप की बात करूं तो म्यूटेशंस को हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। म्यूटेशन का पहला टाइप होता है जीनोमैटिक म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन होता है? जीनोमैटिक म्यूटेशन। इसका दूसरा टाइप होता है क्रोमोसोमल एबरेशन। इसको आप चैप्टर नंबर 5 में फिर से डिटेल में पढ़ने वाले हो। सेकेंड टाइप कौन सा है इसका? क्रोमोसोमल एबरेशंस। स्पेलिंग देख लेना डबल आर है कि नहीं है। और इसका जो तीसरा टाइप होता है वो है जेनेटिक म्यूटेशंस। एक है जीनोमैटिक म्यूटेशन, एक है क्रोमोसोमल एबरेशंस और एक है जेनेटिक म्यूटेशंस। ठीक है, तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जीनोमैटिक म्यूटेशंस में क्या होता है ये ना आप आगे पढ़ने वाले हो। आपका टॉपिक नंबर 4.8.3 वाला जो टॉपिक है, कौन सा वाला टॉपिक पता है? ये वाला टॉपिक, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाला जो टॉपिक है ना 4.8.3, ये जीनोमैटिक म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो ये हम अभी भी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगी, पर आगे आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो जीनोमैटिक म्यूटेशंस में क्या होता है? बेसिकली क्रोमोसोम का नंबर बदल जाता है, या तो क्रोमोसोम कम हो जाता है या तो क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। तो जीनोमैटिक म्यूटेशंस में क्या होता है? चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन में लिखते हो ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बदल रहा है। मतलब समझो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम है तो उसको हम नॉर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाए तो यानी उसके पास टोटल सेट में एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, या फिर टोटल सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगी। तो जीनोमैटिक म्यूटेशंस में हम क्रोमोसोम नंबर पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कम होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके टॉपिक नंबर 4.8.3 में। अपना टॉपिक नंबर 4.8.3 जो है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइपरप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हम पढ़ेंगे। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशंस में। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस की। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब क्रोमोसोमल एबरेशंस में क्या होता है मैम? क्रोमोसोमल एबरेशंस में यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, 46 मतलब 46, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। यानी कि या तो हमारा जीन कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, जीन डिलीट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे। देखो क्या होगा यहाँ पर क्रोमोसोमल एबरेशन में, क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो यहां पर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? चेंजेस इन जीन नंबर, या तो जीन का नंबर ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है या चेंज हो रहा है, दैट कैन बी हैपनिंग। या तो फिर यहाँ पर सीक्वेंसेस चेंज हो जाएंगे। हमारे डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस होते हैं वहां पर आपका कुछ चेंजेस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो ये अपना डीएनए है, समझो दिस इज द डीएनए। अब इस डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस डीएनए इज नोन एज जीन। अब यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ए टी जी सी, और इसके पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे टी ए सी जी, ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस अगर ऐड हो जाए, ए ऐड हो गया, तो ये पूरे सीक्वेंस का जो मतलब ये जो जेनेटिक कोड है, इस कोड का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ही बदल जाएगा। तो दैट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर में कुछ नहीं हो रहा है, नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, हमारे जीन का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कुछ झोल हो जा रहा है। स्पेशली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, स्पेशली यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है? क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर में मेन चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और तीसरा आता है जेनेटिक म्यूटेशंस। जेनेटिक म्यूटेशन या जीन म्यूटेशंस भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है?
यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली सीक्वेंसेस चेंज होंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, मेजर चेंजेस यहाँ पर जीन में होंगे। मेजर चेंजेस यहाँ पर कहाँ पर होंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये वाला जो डायग्राम है इसको और थोड़ा बेटर तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर मेजर चेंजेस किस में हो रहे हैं, जीन्स में हो रहे हैं। अरे ये क्यों मिटा दिया मैंने, यहाँ पर जीन में या तो एडिशन हो रहा है या तो डिलीशन हो रहा है जीन में। और अगर जीन के सीक्वेंसेस की बात करूं तो वो जेनेटिक म्यूटेशन में हो रहा है। तो जेनेटिक म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन में क्या हो रहा है, चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन डीएनए। मतलब देखो मैं आपको ना सिंपल ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे समझो मेरे पास एक सेल है, एक सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये नॉर्मल सेल है। अगर इसमें 46 से ज्यादा हो गया या फिर 46 से कम हो गया तो ये हो गया जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोम नंबर का प्रॉब्लम हो गया। अब समझो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, लेकिन इस क्रोमोसोम का ये वाला जो जीन है या तो माइनस हो गया या तो प्लस हो गया, एक जीन ऐड हो गया एक जीन डिलीट हो गया, तो दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन। और यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा सेल है, सेल के अंदर मेरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास मेरा जीन है। अब इस जीन को अगर मैं जूम करूं तो इसके पास जो सीक्वेंसेस हैं, इन जीन्स के पास जो सीक्वेंसेस हैं ATGGCC, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ पर मैंने G निकाल के कुछ और लग दिया, यहाँ पर A रख दिया, दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, यानी जीन में चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पर जीन के अंदर जो सीक्वेंसेस है उसमें चेंजेस हो रहा है। तो ये हमारे 3 टाइप के म्यूटेशंस है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में। सबको यहाँ तक समझ में आया है? चलो क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में देखें। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशन के फर्दर टाइप्स देखते हैं डिटेल में। जितना हो सके मैं यहीं पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, और फिर जरूरत पड़ी तो एक स्लाइड ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहला क्रोमोसोमल एबरेशन आएगा, सबसे पहला क्रोमोसोमल एबरेशन अपना कौन सा आएगा, डिलीशन। क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पर जीन ऐड भी होती है डिलीट भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्रोमोसोमल एबरेशन अपना आएगा डिलीशन। अब डिलीशन में क्या होगा बच्चों, डिलीशन में क्या होगा, समझो हमारे पास एक क्रोमोसोम है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कि हमारे पास यहाँ पर एक क्रोमोसोम है ऐसा, ये उसका सेंट्रोमियर है। अब इस सेंट्रोमियर के पास बहुत सारी जीन्स हैं, यहाँ पर है जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, जीन नंबर 4। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने कोई एक जीन रिमूव कर दी, या फिर मैंने कोई एक जीन का डिलीशन कर दिया, या 2 जीन का डिलीशन कर दिया। जैसे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा जीन बना देती हूँ, ठीक है, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर और एक्स्ट्रा जीन बना देती हूँ, जीन नंबर 3, 4, जीन नंबर 5। अब समझो मुझे जीन नंबर 3 और जीन नंबर 5 को साथ में लाना है, तो मैं ये 4 वाला जीन डिलीट कर देती हूँ। आई विल डिलीट दिस जीन। कैसे डिलीट करेंगे, इसके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को श्रिंक कर देंगे, यानी कि वी विल रिमूव इंटर कैलोरी स्पेस। इन दोनों के बीच में जो इंटर कैलोरी सेगमेंट है उस सेगमेंट को हम रिलीज कर देंगे, इंटर कैलोरी सेगमेंट, इनके बीच में जो इंटर कैलोरी सेगमेंट है ना उसको हम रिमूव कर देंगे। तो अब ये क्रोमोसोम मुझे कैसा दिखाई देगा, ऊपर इसके पास अभी भी सेम जीन्स हैं, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, लेकिन नीचे क्या हो गया, इसके पास इसका क्रोमोसोम छोटा हो गया। नीचे क्या हो गया, ये वाला क्रोमोसोम थोड़ा साइज में छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने जीन नंबर 4 निकाल दिया है, मैंने ये वाला जीन निकाल दिया। तो अब यहाँ पर जीन नंबर 5 है, और सॉरी जीन नंबर 3 है, और यहाँ पर जीन नंबर 5 है। तो यहाँ पर इसका साइज चेंज हो गया, इसका स्ट्रक्चर बदल गया, इसका जो साइज है वो छोटा हो गया, क्योंकि मैंने एक जीन डिलीट कर दिया। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बच्चों, मैंने एक जीन डिलीट कर दिया। तो समझो अगर ऐसा हम क्रोमोसोम नंबर 5 पे करते हैं, समझो इमेजिन करो कि ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 5 है। अगर क्रोमोसोम नंबर 5 का अचानक से स्ट्रक्चर छोटा हो जाए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, समझो हम क्रोमोसोम नंबर 5 की बात करते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर 5 के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं तो उसके वजह से जो सिंड्रोम होता है उस सिंड्रोम को बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको, क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो छोटा बच्चा होता है ना तो वो बहुत जोर जोर से रोता है, और जब वो रोता है तो ऐसे लगता है कि बिल्ली रो रही है।
तो वो क्राइडोचैट सिंड्रोम एग्जांपल है डिलीशन वाले क्रोमोसोमल एबरेशन का। देखो एबरेशन मतलब क्या होता है कि चीजें हैं लेकिन वो चीज अच्छी नहीं है, वो चीज गड़बड़ तरीके से प्रेजेंट है, उस चीज की ना क्वालिटी खराब हो गई है, उसको एबरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, हमने यहाँ पर अपने क्रोमोसोम में से एक जीन डिलीट कर दिया है। क्या कर दिया हमने, यहाँ पर हमने जीन डिलीट कर दिया और उसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हुआ और उस सिंड्रोम को बोलते हैं क्राइडोचैट सिंड्रोम। अगर आप स्पेसिफिकली क्रोमोसोम नंबर 5 पे कर रहे हो तो दैट इज क्राइडोचैट सिंड्रोम। तो ये हो गया डिलीशन वाला एग्जांपल, ये हो गया अपना एक क्रोमोसोमल एबरेशन। अब अगर मैं दूसरे क्रोमोसोमल एबरेशन की बात करूं तो दूसरा वाला एग्जांपल यहाँ पे आ सकता है डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी में क्या होगा, डेफिशिएंसी भी सेम डिलीशन से ही रिलेटेड है, बट डेफिशिएंसी में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जीन्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे, देयर विल बी द लॉस ऑफ सेगमेंट, मतलब क्रोमोसोम का पूरा पार्ट ही गायब हो जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया, क्रोमोसोम को श्रिंक किया, क्रोमोसोम की साइज छोटी की। डेफिशिएंसी में क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, मतलब समझो ऐसा इमेजिन करो कि ये अपना क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर वाला रीजन है, दिस इज सेंट्रोमियर, ये जो सर्कल है ये सेंट्रोमियर है। यहाँ पर मेरे पास दो जीन्स हैं, 1 2 3, तीन जीन्स है, यहाँ पर है 4 5 6, ऐसे तीन अलग जीन्स है। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला जीन निकाल दूं तो इससे आगे के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का साइज छोटा हो जाएगा और ये वाला जीन निकल गया तो इसके साथ इसके सीक्वेंसेस भी चले जाएंगे जिसकी वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं क्रोमोसोम का कोई टर्मिनल पार्ट रिमूव कर देती हूँ, लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट, लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसके वजह से मेरा जो क्रोमोसोम है बेचारा वो आधा अधूरा हो गया, डेफिशिएंट हो गया, उसकी साइज छोटी हो गई, उसके फंक्शन में फर्क पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोमल एबरेशन को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के क्रोमोसोमल एबरेशन को हम डेफिशिएंसी। यहां पर हम एक टर्मिनल सीक्वेंस ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तीसरा क्रोमोसोमल एबरेशन कौन सा होता है, तीसरे क्रोमोसोमल एबरेशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्रोमोसोमल एबरेशन कौन सा है, तीसरा क्रोमोसोमल एबरेशन है डुप्लीकेशन। तीसरा क्रोमोसोमल एबरेशन कौन सा है बेटा, डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन में क्या होगा कि समझो अचानक से कोई जीन डुप्लीकेट हो गई, अचानक से क्या हो गई, कोई जीन जो है वो डुप्लीकेट हो गई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा क्रोमोसोम है, ये मेरा क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, यहां पर है 1 2 3 4 5 6, और डुप्लीकेशन के वजह से क्या हुआ, जब इसमें मैंने डुप्लीकेशन किया तो इस क्रोमोसोम में क्या चेंजेस हो गए, ये अपना क्रोमोसोम है, यहाँ पर सेंट्रोमियर है, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर ये 4 वाला जीन डुप्लीकेट हो गया, ये जीन क्या हो गया, ये जीन डुप्लीकेट हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4 और एक एक्स्ट्रा 4 आ गया, एक्स्ट्रा 4, अरे एक्स्ट्रा 4 आ गया और इसके वजह से आप ये क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट थोड़ा सा आगे बढ़ गया, क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा आगे लंबा हो गया। सो दिस इज नोन एज डुप्लीकेशन फिनोमिनन, और इसके वजह से भी हमारा फंक्शन चेंज होगा, इसका भी जो रिजल्ट है वो म्यूटेशन दिखाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, ये तीसरा हमने देखा। अब चौथा क्या होता है, चौथा वाला एग्जाम्पल है इन्वर्जन का, चौथा वाला एग्जाम्पल है इन्वर्जन का, और पांचवा वाला जो एग्जाम्पल है, पांचवा एग्जाम्पल आएगा ट्रांसलोकेशन का। मैं यहाँ पर सिर्फ नाम लिख रही हूँ, आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चौथा एग्जाम्पल है इन्वर्जन और पांचवा एग्जाम्पल है ट्रांसलोकेशन। चौथा एग्जाम्पल है इन्वर्जन और पांचवा एग्जाम्पल है ट्रांसलोकेशन। अब इन्वर्जन में क्या होता है बच्चों, ये देखो इन्वर्जन बताती हूँ मैं, इन्वर्जन में क्या होता है यहाँ पे बता दूं, ये वाली स्लाइड में बता देती हूँ मैं, ये जो अपना इन्वर्जन है ना वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन्वर्जन, चलो इन्वर्जन में देखते हैं इन्वर्जन में क्या होता है। आपके जीन का जो सीक्वेंस है ना वो पलट जाता है। अब इन्वर्जन भी दो टाइप्स के होते हैं, मैं पहले क्रोमोसोम ड्रॉ करती हूँ। समझो ये मेरा क्रोमोसोम है, इसके पास ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे 3 जीन्स है, यहाँ पे 3 जीन्स है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इन्वर्जन में क्या हुआ है, अगर
दो टाइप का इन्वर्जन होता है। एक होता है पैरासेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमियर के बाजू बाजू में हुआ है, पैरासेंट्रिक, और एक होता है पेरीसेंट्रिक। मतलब क्या हो रहा है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। समझो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, 4 की जगह 5 चला गया, 5 की जगह 4 आ गया, तो ये पैरासेंट्रिक हो जाएगा। सेंट्रोमियर को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है, हमने सेंट्रोमियर के छोड़कर यहाँ पर आपस में हमने एक्सचेंज कर लिया, यहाँ पर हमने लोकेशन चेंज कर ली। तो पैरासेंट्रिक में क्या होगा, ऐसा वाला एग्जाम्पल होगा। मतलब ये मेरा क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ की जीन्स वैसी ही रहेंगी 1 2 3, और यहाँ पे क्या होगा 5 वाला क्रोमोसोम यहाँ आ गया और 4 वाला क्रोमोसोम यहाँ आ गया। मतलब यहाँ पर हमने सेंट्रोमियर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, हमने सेंट्रोमियर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, सेंट्रोमियर को छोड़ के हमने आपस में जीन्स एक्सचेंज की। पेरीसेंट्रिक में क्या होगा, अगर ये जीन्स आपस में एक्सचेंज हो जाए, मतलब सेंट्रोमियर के अगल बगल वाली जीन्स अगर एक्सचेंज हो जाएगी, तो ये पेरीसेंट्रिक का एग्जाम्पल है। ये पैरासेंट्रिक है, ये पेरीसेंट्रिक है। तो पेरीसेंट्रिक का क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, ये मेरा क्रोमोसोम है, ये मेरा सेंट्रोमियर है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 3 4 एक्सचेंज होगा ना, हाँ ये 5। तो अब होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि ये सेंट्रोमियर के आजू बाजू वाले जो जीन्स है उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो ये हो जाता है इन्वर्जन में। ये किस में होता है, इन्वर्जन में। और जो पांचवा टाइप है ट्रांसलोकेशन, जो पांचवा टाइप है बेटा ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या होता है, जीन्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम के से उड़ के दूसरे क्रोमोसोम के पास जाके बैठ जाती हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, दे चेंज देयर लोकेशन। अब किसके बीच में लोकेशन चेंज होगी मैम, देखो बेसिकली आपने क्या पढ़ा है कि मियोसिस में क्या होता है, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। यहां पर क्या होगा, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होगा। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होने वाला है, यहाँ पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जीन्स एक्सचेंज होंगे। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस नॉर्मली होना नहीं चाहिए, ये प्रोसेस जस्टिफाइड नहीं है, इस प्रोसेस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसीलिए इसको हम अनजस्टिफाइड या फिर इलेजिटिमेट म्यूटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। मतलब ये नॉर्मली होना नहीं चाहिए। ये कैसे हो रहा है, देखो मियोसिस में हमने क्या पढ़ा है, मियोसिस में हमने पढ़ा है कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होता है, ये हमने मियोसिस में पढ़ा है। दिस इज एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर। तो इसका जस्टिफिकेशन है हमारे पास कि ये चियास्माटा फॉर्म करता है, सिनेप्सिस करता है, और ये ऐसा होगा तभी रिकॉम्बिनेशन होगा। लेकिन यहाँ पर सेम इसके जैसी कॉपी हो रही है, पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये मेथड कॉपी किया जा रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए इस मेथड को हम इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं, इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। अब इसमें होता क्या है, आपके पास दो होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दूसरा क्रोमोसोम, दिस इज माय सेकेंड क्रोमोसोम। अब होगा क्या, समझो कि इस क्रोमोसोम का एक पार्ट यहाँ पे आके ऐड हो गया, इसका एक जीन जो है वो ऊपर वाले क्रोमोसोम के साथ जाके ऐड हो गया। दिस इज माय वन क्रोमोसोम, दिस इज माय वन क्रोमोसोम, ये दोनों अलग अलग हैं। दीज आर माय नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि इसका एक जीन आके ऊपर बैठ रहा है, तो मुझे यहाँ चेंजेस क्या देखने मिलेंगे, फर्स्ट वाला क्रोमोसोम का साइज वैसा ही रहेगा, सेकेंड वाला जो क्रोमोसोम है इसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसके साथ नीचे वाले क्रोमोसोम का भी हिस्सा जुड़ चुका है। तो सेकेंड वाले क्रोमोसोम का साइज बढ़ गया, लेकिन नीचे वाला क्रोमोसोम तो छोटा हो गया ना, क्योंकि इसने अपना एक टुकड़ा ऊपर दे दिया। तो अगर ऐसा होता है कि एक क्रोमोसोम आपस में जीन एक्सचेंज करते हैं, तो इस टाइप के एक्सचेंज को बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलते हैं, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्यों हो रहा है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ होमोलोगस पेयर में से एक ही क्रोमैटिड ने, सिस्टर क्रोमैटिड्स ने, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ने अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, जीन्स एक्सचेंज किया।
अब अगर समझो और एक एग्जांपल है, अगर समझो इन दोनों ने अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे दिया, तो मतलब इसने भी इसको दे दिया जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा? तो सेकंड केस मुझे कैसा देखने मिल सकता है? सेकंड केस में मुझे ऐसा कुछ देखने मिलेगा, फर्स्ट वाला क्रोमोसोम भी बढ़ जाएगा, सेकंड वाला क्रोमोसोम भी बढ़ जाएगा। ये देखो, दोनों का लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों के पास नीचे से जीन्स आई हैं। दोनों के पास क्या आई हैं? नीचे से जीन्स आई हैं। और जो नीचे वाला क्रोमोसोम है, नीचे वाला, या फिर ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक काम करो, ऐसे मत समझो, या फिर ऐसे समझो कि इन्होंने ना आपस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, जैसे क्रॉसिंग ओवर में होता है ना, जैसे यहाँ पे कैसे होता है, ये इसका अपना जीन इसको देता है, इसका जीन खुद लेता है, तो समझो इन्होंने आपस में इंटरचेंज किया, इसने अपना जीन इसको दिया और बदले में इसने अपना जीन इसको दिया, आपस में इंटरचेंज खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। इन्होंने आपस में जीन एक्सचेंज कर ली, मतलब इसके पास ये वाली जीन आ गई और इसके पास ये वाली जीन आ गई, दोनों ने आपस में जीन एक्सचेंज कर दिए। तो अब यहाँ पर मुझे कैसे टाइप का क्रॉसिंग ओवर देखने मिल रहा है? रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर या फिर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देखने मिल रहा है। क्या देखने मिल रहा है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और ये बहुत ही ज्यादा, क्या बोल सकते हैं उसको, रेयरली ऑब्जर्व होता है। इसे हम फिलोडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को हम फिलोडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और इसके वजह से एक कैंसर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये जो ट्रांसलोकेशन है ना, इसका एग्जाम्पल है CML। कौन सा एग्जाम्पल है इसका? CML, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। CML, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, यानी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैंसर। क्योंकि ये कौन से क्रोमोसोम में हो रहा है? ये स्पेसिफिकली होता है क्रोमोसोम नंबर 22 पे एंड क्रोमोसोम नंबर 9 पे। जब ये क्रोमोसोम नंबर 22 पे होता है तो इस टाइप के सिंड्रोम को फिलाडेल्फिया सिंड्रोम या फिर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलते हैं। फिलाडेल्फिया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक सबको क्लियर है? तो हमने ये जो क्रोमोसोमल एबरेशंस वाला पार्ट है, ये क्रोमोसोमल एबरेशंस वाला पार्ट पूरा डिटेल में देखा। ठीक है, अब थोड़ी सी थियोरी पढ़ते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस की थोड़ी सी थियोरी पढ़ते हैं। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, यानी अगर हमारे डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज हो रहे हैं तो उसके वजह से हमारे ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप चेंज हो भी सकता है, नहीं भी होगा, फिनोटाइप चेंज हो भी सकता है, नहीं भी होगा। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर वेरिएशन। मतलब ह्यूगो डी व्रीज सर ने क्या बोला था कि सिर्फ म्यूटेशन की वजह से ही वेरिएशन होता है, पर ऐसा नहीं है। म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मेन रीजन रिकॉम्बिनेशन है। हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म। देखो, हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। आपस में इनके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेयरिंग होती है। अगर इसमें से मैं एक जीन निकाल दूं या एक जीन ऐड कर दूं तो सीक्वेंसेस चेंज हो जाएंगे। इफ देयर इज अ लॉस और एडिशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और ये जीन्स क्या करते हैं? ये जीन्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है। ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं बोलती हूँ जीन ऑफ द डीएनए, जीन ऑफ द क्रोमोसोम। तो अगर मैं जीन्स में कोई भी चेंजेस करूंगी तो उसकी वजह से क्रोमोसोम में चेंजेस होंगे, क्रोमोसोम में चेंजेस होंगे तो मेरे जीनोटाइप और फिनोटाइप में मुझे चेंजेस देखने मिलेंगे। और यही एग्जांपल है क्रोमोसोमल एबरेशन का, जो मुझे कैंसर में देखने मिलता है। यस एवरीबॉडी? इसके अलावा और चीजें क्या बोली गई है? म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल जीन पेयर ऑफ डीएनए। मतलब देखो, कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल जीन की वजह से भी म्यूटेशन होता है, उसको सॉल्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। और कभी कभी एक सिंगल सीक्वेंस की वजह से भी म्यूटेशन हो जाता है। मतलब मैं एक सिंगल जीन नंबर भी अगर चेंज कर दूंगी ना तो भी म्यूटेशन हो जाएगा। एक सिंगल पॉइंट पे अगर मैं म्यूटेशन करूंगी तो भी चेंजेस हो जाएंगे, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। तो अगर आप एक सिंगल सीक्वेंस चेंज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, जो हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक सिंगल सीक्वेंस की वजह से, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की वजह से क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर आप डीएनए में कोई भी सीक्वेंस ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो उसके वजह से आपका सीक्वेंस या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। सीक्वेंस लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो अभी हम आगे देखेंगे।
अभी मैं आपको जीन म्यूटेशंस बताने वाली हूँ, तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन, however there are many chemical and physical factors that induce mutations। देखो म्यूटेशंस होते किसके वजह से हैं, केमिकल एजेंट्स की वजह से। कौन से केमिकल एजेंट्स की वजह से, म्यूटाजेंस की वजह से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, एक्सरे की वजह से, जो मैं आगे एग्जांपल आपको लिख कर दूंगी। तो जिन रीजंस की वजह से म्यूटेशंस होते हैं, मतलब कैंसर होते हैं एटसेट्रा, उन रीजन को हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। तो दीज आर रिफर्ड टू एज म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। म्यूटाजेंस कैन बी केमिकल, दे कैन बी फिजिकल, दे कैन बी बायोलॉजिकल। तो सबको यहाँ तक का बेसिक थियोरी समझ में आया है, इतना बेसिक थियोरी समझ में आया है। ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल पढ़ेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ेंगे, म्यूटाजेंस के बारे में पढ़ेंगे। यस एवरीबॉडी, चलो तो हमने बेसिकली क्रोमोसोमल एबरेशंस देखे 5 टाइप के। अब हमें देखना है जेनेटिक म्यूटेशन, या इनको हम जीन म्यूटेशंस भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं जीन म्यूटेशंस के बारे में बात करूं, तो जीन म्यूटेशंस की मुझे क्या स्पेसिफिक चीज बतानी है आपको। जीन म्यूटेशंस मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर पहले से लिख कर रखा है, चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन डीएनए, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोल सकती हूँ मैं यहाँ पर, चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी अगर हम हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें, या यहाँ से एक सीक्वेंस निकाल दें, या एक सीक्वेंस ऐड कर दें, तो उसके वजह से हमें जीनोटाइप फिनोटाइप में चेंजेस देखने मिलते हैं, एंड दैट इज अवर जीन म्यूटेशन या जेनेटिक म्यूटेशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर पहला टाइप जो हम देखेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली हमें 2 टाइप्स देखने मिलते हैं। जो मैं आपको यहाँ बोल रही थी ना, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, वो एक्चुअली हमें यहाँ देखने मिलते हैं। देखो आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। जो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यहाँ पर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मतलब क्या होती है, ए के साथ हमेशा टी बाइंड करता है और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जी के साथ हमेशा सी बाइंड करता है और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ए विल ऑलवेज पेयर विथ टी एंड जी विल ऑलवेज पेयर विथ सी। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। ओके, एडेनाइन और ग्वानाइन ये हमारे 2 प्यूरिन मॉलिक्यूल्स हैं। एडेनाइन एंड ग्वानाइन, दीज आर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस। और साइटोसिन और थाइमाइन ये हमारे पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस है। देखो आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स चॅप्टर में मैंने बताया है, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्डचे जे मुलं आहेत त्यांना मी एक शॉर्टकट सांगितलं होतं। गुगल वरती खूप इझिली दिस शॉर्टकट इज अवेलेबल, दिस निमोनिक इज अवेलेबल। ऑल गॉड्स आर प्योर, ऑल गॉड्स आर प्योर, इसका आप यूज कर सकते हो याद रखने के लिए कि प्यूरिन्स कौन से। ऑल गॉड, ऑल से ए, गॉड से जी, ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर ग्वानाइन, आणि प्योर, प्योर म्हणजे प्यूरिन। तो ए और जी हमारे प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस है, सी और टी हमारे पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस है। तो हमने एरविन चारगाफ सर का रूल पढ़ा था कि प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडीन के साथ पेयर करेंगे। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विथ पिरिमिडीन। लेकिन अगर समझो कि यहाँ पर उनका एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर हम पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, प्यूरिन को हटा के मैं वहां पे पिरिमिडीन घुसा रही हूँ, मतलब प्यूरिन के साथ पिरिमिडीन को पेयर नहीं कर रही हूँ, प्यूरिन की जगह में पिरिमिडीन ला रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मतलब सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन हम क्या कर सकते हैं, वन नाइट्रोजन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूं मैं, ये देखो सपोज मेरा ये डीएनए स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर टी है। तो अकॉर्डिंग टू एरविन चारगाफ हमें क्या पता है कि ए के सामने हमेशा टी आएगा, जी के सामने हमेशा सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए। तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ तो समझो कि मैंने ए के सामने यहाँ पर सी ला दिया, या मैंने ए के सामने जी ला दिया। मतलब समझो इसमें मैंने ए के सामने जी की पेयरिंग कर दी। अब ये भी प्यूरिन है और ये भी प्यूरिन है, तो ऐसे टाइप का सब्स्टिट्यूशन। या फिर समझो यहाँ पर मैंने टी के सामने सी की पेयरिंग कर दी, ए की जगह सी रिप्लेस कर दिया, जैसे यहाँ टी की जगह जी रिप्लेस कर दिया था, यहाँ ए की जगह सी रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों पिरिमिडीन्स हैं, दिस इज ऑल्सो पिरिमिडीन, टी
एंड सी इज ऑल्सो पिरिमिडीन। तो यहाँ पर मैंने सब्सटीट्यूशन कर दिया है। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? सब्सटीट्यूशन। मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो मेरा प्यूरिन है, प्यूरिन को प्यूरिन के साथ पेयर करा रही हूँ, या फिर पिरिमिडीन को पिरिमिडीन के साथ पेयर करा रही हूँ। मतलब अगर मैं प्यूरिन को प्यूरिन के साथ पेयर कराऊं या फिर पिरिमिडीन को पिरिमिडीन के साथ पेयर कराऊं, तो ऐसे टाइप के सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के सब्स्टिट्यूशन को? ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन। और अगर समझो गलती से मैंने प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन उठा के रख दिया, जैसे कि समझो यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, तो ए के सामने जी आना चाहिए, टी के सामने सी आना चाहिए। अब यहाँ पर प्यूरिन की जगह मैं पिरिमिडीन को एक्सचेंज कर रही हूँ, जैसे कि समझो मैंने यहाँ पर ए की जगह सी रख दिया, प्यूरिन को पिरिमिडीन के साथ रिप्लेस कर दिया। अगर मैं प्यूरिन को पिरिमिडीन के साथ रिप्लेस करती हूँ तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन। इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन। तो हमें दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन देखने मिलते हैं, एक ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन और एक ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपने सीक्वेंसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। प्यूरिन को प्यूरिन के साथ पेयर करा रहे हैं, जो कि गलत है। पिरिमिडीन को पिरिमिडीन के साथ पेयर करा रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है देयर शुड ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। प्यूरिन शुड ऑलवेज बाइंड विद पिरिमिडीन। प्यूरिन को पिरिमिडीन के साथ इंटरचेंज कराना ये गलत है। इनको हमने अगर आपस में इंटरचेंज करा दिया तो ये गलत हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट टाइप देखें। चल नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, मैं यहाँ कहाँ लिखूं? नेक्स्ट टाइप वाला जो है ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड रुको, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन है, जीन म्यूटेशन का जो सेकेंड टाइप है, जीन या जेनेटिक म्यूटेशन का, ये अपना थर्ड वाला है ना, इसका ए वाला हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका जो सेकेंड टाइप है, क्या है सेकेंड टाइप? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? वी आर आइदर एडिंग और डिलीटिंग, एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन्स। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन्स या सीक्वेंसेस। एडिशन और डिलीशन मतलब क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। ये मेरा एक डीएनए सीक्वेंस है, यहाँ पर मैंने समझो एक रैंडम सीक्वेंस ले लिया, CCA GAG TAC, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हो जाएंगे? C के सामने G, C के सामने G, A के सामने T, C T C A T G, ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए। ये मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर मैंने एक सीक्वेंस ऐड कर दिया, समझो यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस ऐड कर दिया। देखो जब हम ये सीक्वेंसेस रीड करते हैं, इनको हम हमेशा कैसे रीड करते हैं? ट्रिपलेट रीडिंग करते हैं। ये हमारे ट्रिपलेट कोडॉन्स है, मतलब हम तीन तीन सीक्वेंसेस को एक साथ रीड करते हैं। इसको बोलते हैं वन कोडॉन वन कोडॉन वन कोडॉन। तो हमारे जो कोडॉन्स होते हैं वो हमेशा तीन तीन की जोड़ी में होते हैं। ये भी आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा और आगे पढ़ोगे जब आप डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह टॉपिक पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब पढ़ोगे ना, तो आगे पढ़ोगे कि ट्रिपलेट कोडॉन्स क्यों होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो कोडवर्ड होते हैं इनको हम तीन तीन के ग्रुप में पढ़ते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स के ग्रुप में। अब यहाँ पर अगर गलती से मैंने टी ऐड कर दिया, मैंने जी के पहले क्या ऐड कर दिया? टी ऐड कर दिया, तो अब इसका तीन तीन का ग्रुप टूट जाएगा। अब ये पहला वाला ग्रुप तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला ग्रुप था, पहले क्या था ये GAG, पर अब ये बन जाएगा TGA, और अब थर्ड ग्रुप बन जाएगा GTA, और अब ये C अकेला रह जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा सीक्वेंस बदल गया, पूरा का पूरा सीक्वेंस बदल गया। तो इसके वजह से क्या हुआ? एक एक पीछे आ गया, हमारा जो कोडवर्ड है वो एक एक शिफ्ट पीछे हो गया। तो यहाँ पर अगर आप कोई जीन ऐड करते हो, या समझो मैं यहाँ से कोई जीन डिलीट कर रही हूँ, समझो मैंने ये वाला जीन डिलीट कर दिया, मतलब मैंने टी ऐड ही नहीं किया है, समझो मैंने टी ऐड नहीं किया और मैंने जी रिमूव कर दिया, तो अब मेरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये पहला सीक्वेंस बनेगा, ये दूसरा सीक्वेंस बनेगा, और ये दोनों अकेले रह जाएंगे।
अगर मैं कोई जीन ऐड करती हूँ या कोई जीन डिलीट करती हूँ तो मेरा जो फ्रेम है वो आगे पीछे हो जाएगा, और ये फ्रेम जब आगे पीछे होता है सिंगल जीन के वजह से तो इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अगर सिंगल जीन के वजह से म्यूटेशन हो रहा है तो इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे, जो कि हमने पीछे थियोरी में पढ़ा था। और इस पॉइंट म्यूटेशन के वजह से हमारा पूरा का पूरा फ्रेम या तो आगे हो जाएगा या तो पीछे हो जाएगा, क्योंकि जोड़ी बदल जाएगी। और इस पूरे के पूरे फ्रेम चेंज होने की वजह से इस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले मैंने जब आपको पढ़ाया था तब बताया था कि आगे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ने वाले। ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आप कोई जीन ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो उसकी वजह से आपका फ्रेम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अमीनो एसिड का सीक्वेंसेस बदल जाता है। तो ऐसे टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसका एग्जाम्पल जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है थैलासीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के वजह से हमें थैलासेमिक कंडीशन देखने मिलती है, जो अभी हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड वाला। अब थर्ड वाला और एक जीन म्यूटेशन होता है, लेकिन उसके बारे में इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि नीट में नहीं पूछा जाता है। दैट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में भी सीक्वेंस चेंज होते हैं, लेकिन इसके सीक्वेंस चेंज इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं होते हैं। तो सिर्फ उसका टाइप का नाम याद रखो, बाकी आपको डिटेल में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां तक सबको समझ में आया? अब देखो थियोरी में हमने क्या पढ़ा था कि ये सारे के सारे म्यूटेशंस क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज म्यूटेशंस। तो मैंने आपको बताया था कि जिन केमिकल एजेंट्स या जिस रीजन के वजह से ये म्यूटेशन होते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं म्यूटाजेन। जिस रीजन के वजह से ये म्यूटेशन होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस। तो ये जो म्यूटेशन प्रोसेस हो रहा है, ये म्यूटेशन प्रोसेस किसके वजह से हो रहा है? ये म्यूटेशन प्रोसेस हो रहा है म्यूटाजेंस की वजह से। और म्यूटाजेंस 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। म्यूटाजेंस 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। म्यूटाजेन मतलब क्या? जैसे पोल्यूशन किसके वजह से होता है? पोल्यूटेंट के वजह से होता है। इन्फेक्शन किसके वजह से होता है? एंटीजेन के वजह से होता है। वैसे ही म्यूटेशन किसके वजह से होता है? म्यूटाजेन के वजह से होता है। सो व्हाट इज म्यूटाजेन? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। व्हाट इज म्यूटाजेन? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। आपको इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, आता म्यूटेशन किती प्रकारचे असतात? 3 प्रकारचे असतात। म्हणजे म्यूटाजेन्स 3 प्रकारचे असतात। म्यूटेशन तर आपण वाचलेच, म्यूटेशन 3 प्रकारचे असतात, पण हे म्यूटेशन कोणत्या रिझन मुळे होतात? म्यूटाजेन्स मुळे। आणि म्यूटाजेन्स पण 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, जिसमें से जो पहला टाइप है, जो हमारा पहला टाइप है, पहला टाइप लिख लेते हैं। द फर्स्ट टाइप इज फिजिकल म्यूटाजेन। पहला टाइप कौन सा है? फिजिकल म्यूटाजेन। अब अगर मैं इस फिजिकल म्यूटाजेन की बात करूं तो यहां पर भी मुझे 2 कैटेगरीज देखने मिलती है। फिजिकल म्यूटाजेन में भी मुझे 2 कैटेगरी देखने मिलती है रेडिएशंस की। फिजिकल म्यूटाजेन का एग्जांपल आएगा रेडिएशंस। यहाँ पर फिजिकल म्यूटाजेन में एग्जांपल किसका आएगा? रेडिएशंस का। तो यहाँ पर रेडिएशंस भी मुझे 2 टाइप के देखने मिलते हैं, एक है आयोनाइजिंग रेडिएशंस और एक है नॉन आयोनाइजिंग। अगर मैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात करूं तो ऐसे रेडिएशंस जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले होते हैं, जो सेल के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल्स क्या आएंगे? मतलब कौन से ऐसे म्यूटाजेंट्स हैं जिसके वजह से म्यूटेशन होता है? आप हैरान हो जाओगे सुन के। इसका पहला एग्जांपल है एक्स रेडिएशन, यानी एक्स रे। और कौन सा रेडिएशन आएगा? एक्स रे आएगा, बीटा रे आएगा, गामा रे आएगा। यस, एक्स रे, बीटा रेज, गामा रेज, ये सारे के सारे जो रेडिएशंस हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले होते हैं कि ये हमारे सेल के अंदर, बोन्स के अंदर जाके हमारे डीएनए को म्यूटेट करते हैं। फिर आप सोचोगे मैम मैं तो बचपन में जब मेरी हड्डी टूटी थी तब मैं एक्सरे कराने गया था, तो क्या मेरा डीएनए म्यूटेट हो गया? देखो, जब भी आप एक्सरे कराते हो नो डाउट डीएनए म्यूटेट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म भी साइमल्टेनियसली चलते रहता है और इसीलिए पता नहीं चलता म्यूटेशन हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, तो पता नहीं चलता कि म्यूटेशन होके चला भी गया। लेकिन कुछ रेडिएशंस ऐसे होते हैं जो नॉन आयोनाइजिंग होते हैं, मतलब जिनकी एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, जो सेल के अंदर तक नहीं जाते, जो सरफेस पे रह जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है यूवी रेडिएशन। अब आप बोलोगे अरे यूवी रेडिएशन तो कितना डेंजरस होता है, हमने सुना है यूवी रेडिएशन बहुत डेंजरस है। बराबर, आपने कुछ गलत नहीं सुना है।
यूवी रेडिएशन डेफिनेटली डेंजरस है, लेकिन यूवी रेडिएशन कैसे डेंजरस है? क्योंकि ये सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, ये स्किन सरफेस पे ही ट्रैप हो जाता है, और इसके वजह से यूवी रेडिएशन की वजह से हमें क्या कॉज होता है? कैंसर कॉज होता है। ठीक है, ये थे हमारे फिजिकल म्यूटाजेंस। ये हमारे कौन से म्यूटाजेंस थे? फिजिकल म्यूटाजेंस। अब दूसरे म्यूटाजेंस कौन से बच्चों? केमिकल म्यूटाजेंस। लेकिन फिजिकल म्यूटाजेंस में जो यूवी रेज है ना, इसका और एक मैं फंक्शन बताती हूँ, मुझे अभी याद है। ये यूवी रेज की वजह से स्किन कैंसर तो होता है, नो डाउट, लेकिन इसका ना और एक साइड इफेक्ट होता है। ये यूवी रेडिएशन क्या करते हैं पता है? ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स की पेयरिंग बदल देते हैं। मतलब ये प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच का जो पेयरिंग है, ये बॉन्ड्स का पेयरिंग बदल देते हैं। बॉन्ड्स पेयरिंग इज म्यूटेटेड। मतलब क्या होगा पता है? अभी नॉर्मल डीएनए में क्या होता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा, नॉर्मल डीएनए में ए के साथ टी पेयर होगा, जी के साथ सी पेयर होगा, फिर यहाँ पे वापस समझो सी है तो इसके साथ जी आएगा, और यहाँ पे टी है तो इसके साथ ए आएगा। हमने नॉर्मली ये पढ़ा है, बराबर। अब ये यूवी रेडिएशन क्या करेगा? ये इतना चतुर प्राणी है कि ये यूवी रेडिएशन की वजह से ये क्या करेगा? यहां पर समझो और एक सीक्वेंस आगे बढ़ा देती हूँ। यहाँ पे टी है, वापस यहाँ पे ए है। अब ये यूवी रेडिएशन क्या करेगा? ये ना इसकी पेयरिंग कराने की जगह पे ये इन दोनों की आपस में पेयरिंग करा देगा। मतलब यहाँ पर हमें थाइमीन थाइमीन डाइमर फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देंगे? थाइमीन डाइमर्स। मतलब ये यूवी रेडिएशन इनकी पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के साथ नहीं कराएगा, ये इनको आपस में पेयर होने के लिए बोलेगा। तो बेचारा ये वाला डीएनए स्ट्रैंड हवा में लटक जाएगा। अगर यहाँ पर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये ऐसे ही रह गए, तो ये वाला डीएनए स्ट्रैंड तो ऐसे ही लटक जाएगा, क्योंकि पेयरिंग ऊपर हो गई, ऊपर बाजू बाजू में पेयरिंग हो गई, जहां नहीं होनी चाहिए थी, ये पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी, वहां पेयरिंग हो गई, और ये बेचारे ऐसे ही लटक रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। देयर इज नो बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन थाइमीन एंड एडेनिन। सो ऐसी पेयरिंग हमको यूवी रेडिएशन की वजह से दिखती है, विच इज नॉट गुड, विच इज कैंसरस, विच इज नॉट हेल्दी फॉर द सेल। ठीक है, ये हो गए हमारे फिजिकल म्यूटाजेंस। आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, आपको ये एग्जांपल डेफिनेटली नीट एग्जाम में मैच द कॉलम के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा जो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, आणि आपल्या महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये पण एग्जांपल्स दिलेत, दीज एग्जांपल्स आर गिवन इन महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्टबुक ऑल्सो, आणि आपल्या एनसीईआरटी मध्ये पण मी हे तुम्हाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को फायदा है, क्योंकि उनके टेक्स्ट बुक में ये पहले से दिया है, एनसीईआरटी की बुक में ये एग्जाम्पल दिया नहीं है ह्या चैप्टर मध्ये, तर महाराष्ट्र बोर्डच्या मुलांचा एडवांटेज है। ये फिजिकल म्यूटाजन है। सेकंड आता है, सेकंड वाला है केमिकल म्यूटाजन। केमिकल म्यूटाजन की अगर मैं बात करूं तो केमिकल म्यूटाजन के एग्जाम्पल्स आप यहां पर लिख सकते हैं। कौन से एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं? नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है, और कौन से? इथाइल मिथाइल सल्फोनेट EMS आ सकता है, बेस एनालॉग्स आ सकते हैं, एक्रिडीन आ सकता है, एक्रिडीन, बेस एनालॉग्स, यस। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? हाइड्रोएलेनाइन लिख सकते हैं, मस्टर्ड गॅस लिख सकते हैं। हे सगळे एग्जाम्पल्स आपल्या महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेत। तो इनका सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखना है, इनका फंक्शन आपको ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं याद रखना है। और जो तीसरा टाइप का म्यूटाजन है, ये तो सेकंड हो गया ना, इसका जो तीसरा टाइप का म्यूटाजन है वो है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल म्यूटाजन मतलब कौन सा मैम? वायरसेस। वायरसेस के वजह से भी म्यूटेशंस होते हैं हमारे डीएनए में, यस, जिसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वगैरह प्रोसेस हो सकता है। तो ये थे हमारे अलग अलग टाइप के म्यूटाजेंस। हमने जीन म्यूटेशंस पढ़ा, जीन म्यूटेशंस के हमने दो टाइप देखे, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन और डिलीशन, जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। हमने म्यूटाजेंस पढ़ा, म्यूटाजेंस के दो टाइप देखे, तीन टाइप देखे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में दो टाइप देखे, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। केमिकल में हमने एग्जाम्पल्स देखे और बायोलॉजिकल का हमने एग्जाम्पल देखा। अब देखो, अब आगे क्या बताया है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। सो आगे वाला टॉपिक देखते हैं। मेरे हिसाब से अब मेंडेलियन डिसऑर्डर, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पेडिग्री एनालिसिस वाला टॉपिक हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टार्ट करना मैं चाहती थी, लेकिन ऑलरेडी टॉपिक काफी लंबा हो चुका है। सो हम एक काम करते हैं, म्यूटेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन वगैरह काफी डिटेल में पढ़ा दिया।
अब ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर वाला टॉपिक है, पेडिग्री एनालिसिस वाला टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, वरना एक ही सेशन अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बच्चों को फिर बोर लगेगा और फिर बच्चे ज्यादा नहीं देख पाएंगे, या फिर आपको चीजें बहुत ज्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं। तो इस वाले सेशन में हम सिर्फ म्यूटेशन वाला टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी और मेंडेलियन डिसऑर्डर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जितने भी एग्जांपल्स है ना, ये सारे एग्जांपल्स प्लस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये सारे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। और लास्ट सेशन में हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे और पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके लाइव एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। आज भी मैं आपको देखती हूँ, अगर एक दो एमसीक्यू मुझे मिला तो मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क सॉल्व करने के लिए। नहीं, हीमोफीलिया वाला टॉपिक तो हमने किया नहीं। एक काम करो, मैं आपको एक एमसीक्यू देती हूँ, ठीक है? ये तो अपन ने एक्स्ट्रा बनाया ना, लेट वेट जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो होमवर्क में मैं आपको दे देती हूँ ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट लिखा है आप लोगों के लिए, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। क्राई डुशैट सिंड्रोम क्या होता है? ये मैंने आपको आज के सेशन में ही बताया था। व्हाट इज क्राई डुशैट सिंड्रोम? जो जीन म्यूटेशंस हम पढ़ रहे थे, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम नंबर 5 में प्रॉब्लम होता है, उसका जो पी वाला आर्म है वहां से कुछ जीन्स रिलीज कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। तो आपको ये ऑप्शंस चेक करने हैं और इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट आएगा वो आपको बताना है। यस एवरीबडी? चलो, तो इस आंसर का नीचे कमेंट करो, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करो, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैप्टर बस खत्म होने वाला है, 2 लास्ट सेशंस हमारे बचे हैं और इस चैप्टर के खत्म होते ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एस्पिरेंट, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले हम इस चैप्टर का लाइव सेशन लेंगे और फिर हम वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बच्चों लेक्चर्स लेने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए, और क्योंकि हम सीईटी के भी लेक्चर्स लेते हैं, नीट के भी लेते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के भी लेक्चर्स लेते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है आप लोगों के लिए मैं कंटेंट ला पाऊं इसलिए। तो आप लोगों का मुझे जो टाइम टू टाइम सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही मोटिवेशन बनाए रखिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, और फिर मैं और ज्यादा आपके लिए कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।